आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सीताराम सुमन, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय मेघातुबरू। आज मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करूंगा। मैं उच्चतर शिक्षा पर अपनी बात रखूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश की शिक्षा की तस्वीर यह बताती है कि वहाँ की सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा की जगह क्या है और वह इससे कितना सरोकार रखती है। हाल के वर्षों में दुनिया के बेहतर गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के पिछड़ने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार और समूची व्यवस्था इस मामले में सुधार के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी ताकि इस स्थिति में कुछ सुधार हो सके। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देने को बड़ी आशा भरी नज़रों से देखा जा रहा है। यह इस मायने में भी बहुत सुखद पहल है कि लगभग 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव देखने को मिला। ध्यान देने की बात यह है कि सन 1968 और 1986 के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसका मसौदा 2019 में ही तैयार कर लिया गया था। इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2017 में इस एक समिति का गठन किया गया था और उसी समिति ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था। अब प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इस मसौदे को मंजूरी देकर स्कूली शिक्षा समेत उस शिक्षा संबंधी परिवर्तन की राह को हरी झंडी दे दी है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने की ओर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। ऐसे में यह जानना समझना बेहद ज़रूरी है कि सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए क्या क्या नीतियां लेकर आई है। पहले के मुकाबले उच्च शिक्षा की नई तस्वीर कैसी होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस स्कूली शिक्षा में बदलाव पर हमारे विद्यालय के विद्वान शिक्षकों ने पहले ही विस्तार से चर्चा की है। आइए अब हम उस शिक्षा में आए बदलावों पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में परिवर्तन के लिए जो घोषणाएं हुई उनमें जो प्रथम है वो है गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नीति उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन, नए जोश के संचार के लिए पहले की कमियों और चुनौतियों को दूर करने के लिए कहती है। उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं। ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय महाविद्यालय होंगे और अधिक बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ावा मिलेगा। संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठचर्या, शिक्षण, संस्थान, मूल्यांकन और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में आमूलचूल परिवर्तन करना भी इसमें शामिल है। सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। इसके साथ दूसरा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। उच्चतर शिक्षा के बारे में ये इस नीति की जो सबसे बड़ी बात है और मुख्य जोर जो दिया गया है वो है उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और क्लस्टरों, कॉलेज हबों में स्थानांतरित करके उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। साथ ही 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा, ऐसी भी इसमें कल्पना की गई है। साथ ही 15 वर्षों के अंतराल में धीरे धीरे संबद्ध कॉलेज की प्रणाली समाप्त होगी। प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय अपने संबद्ध कॉलेज के मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा ताकि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें। साथ ही अकादमिक और पाठ्यक्रम संबंधी मामले में न्यूनतम मानदंड
शिक्षण और मूल्यांकन, गवर्नेंस सुधार, वित्तीय मजबूती और प्रशासनिक दक्षता को प्राप्त कर सकेंगे। समूचे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का लक्ष्य एक एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बनाना होगा, जिसमें व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा शामिल है। अगला विषय है, जो टॉपिक है, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। इसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था पहले की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में नहीं थी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई छात्र बीच में ही कोई कोर्स छोड़ देता है या छोड़ना चाहता है तो उसके साल बर्बाद नहीं होंगे। स्नातक उपाधि 3 या 4 साल की होगी। अगर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो 1 साल के पूरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री मिलेगी। 4 साल बाद कंप्लीट डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किन्हीं कारणों से छूट जाती है। अगर वे कुछ साल बाद किसी दूसरे कोर्स में दाखिला लेते हैं, उसमें प्रवेश लेते हैं, तो पहले कोर्स के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को इस नए कोर्स में अहमियत दी जाएगी। इसे क्रेडिट ट्रांसफ़र कहा जा सकता है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग के 2 वर्षों में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त मास्टर कोर्स लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह आज़ादी भी होगी कि अगर वे कोई कोर्स बीच में ही छोड़ दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वे पहले कोर्स से खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें उनका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर 3 साल का डिग्री कोर्स उन छात्रों के लिए होगा जिन्हें उच्च शिक्षा नहीं लेनी है और शोध में नहीं जाना है। वहीं शोध मतलब जो विद्यार्थी रिसर्च में जाने वाले हैं उनको 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। इसके बाद सीधे वे पीएचडी कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अब पहले जैसे एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रास इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार यह अनुपात महज जो सर्वेक्षण का रिजल्ट आया 26.3% रहा है। ग्रास इनरोलमेंट रेशियो किसी शिक्षा के स्तर पर कुल योग्य आबादी की वह संख्या है जो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले चुके हैं। उदाहरण के लिए यदि उस शिक्षा में दाखिला लेने लायक आयु वर्ग के कुल छात्रों की आबादी मान लेते हैं 100 है, 100 है, लेकिन केवल 60 छात्रों ने ही प्रवेश लिया है तो यह अनुपात 60% कहलाएगा। यही कारण है कि उच्च शिक्षा में इस अनुपात को बढ़ाने के लिए 3.5 यानी 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात कही गई है। यह नीति 2030 तक या उसके बाद देश के प्रत्येक जिले में बहुविषयक संस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की बात भी करती है। इसके तहत तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के विषय पढ़ाए जाएंगे। आईआईटी समेत देश भर के सभी तकनीकी संस्थान होलिस्टिक अप्रोच यानी समग्र दृष्टिकोण अपनाएंगे। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जैसा कोई विभाजन नहीं होगा। अब छात्र अपनी पसंद के कोई भी विषय चुन सकेंगे। इसे बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मेडिकल और लॉ को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा जो यूजीसी की जगह लेगा। आईआईटी और आईआईएम के दर्जे की बहुविषयक यूनिवर्सिटी और रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। ये संस्थान विश्व स्तर के होंगे। नई शिक्षा नीति में सभी संस्थानों में दाखिले के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराने की भी बात की गई है। यह एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। हालांकि यह ऑप्शनल होगा, सभी छात्रों के लिए एग्ज़ाम में बैठना अनिवार्य नहीं होगा। सीखने के लिए जो हमारा अगला टॉपिक है, सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभावी ढंग से सीखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरंतर
रचनात्मक मूल्यांकन और छात्रों का पर्याप्त सहयोग शामिल है। इसके लिए नई शिक्षा नीति में अंतर्राष्ट्रीयकरण, छात्र गतिविधि और भागीदारी, साथ ही छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के भी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। पहला है, उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक ढांचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, आकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायत्ता होगी, जो कि सभी संस्थानों, कार्यक्रमों, सभी मुक्त, दूरस्थ, ऑनलाइन, पारस्परिक कक्षागत शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा बिंदु है इसमें, प्रत्येक संस्थान अपनी बृहद संस्थागत विकास योजना में शैक्षणिक योजनाओं को पाठ्यक्रम सुधार से लेकर कक्षा कक्ष के गुणात्मक आदान प्रदान को एकीकृत करेगा। प्रत्येक संस्थान छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होगा। इसके लिए एक ऐसी आंतरिक प्रणाली बनाई जाएगी जो विविध प्रकार के छात्र समूहों को शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करेगा। इसके लिए कक्षा के भीतर और बाहर औपचारिक एकेडमिक बातचीत को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्चतर शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होगी। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इसकी भी इसमें चर्चा की गई है। साथ ही ओडीएल ऑनलाइन शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक जो पहुँच है वो सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इसकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए ओडीएल को विस्तार की दिशा में ठोस साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से नवीनीकृत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत इसमें दिया गया कि भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और यह भारत में रह रहे उन छात्रों को और अवसर दिलाएगी जो विदेश के संस्थानों में शोध करने, क्रेडिट स्थानांतरित करने या इसके बाहर शोध करने की इच्छा रखते हैं, और यही सब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत में भी संभव हो सकेगी। साथ ही छात्र गतिविधि और भागीदारी के बढ़ावे के लिए उच्चतर गुणवत्तायुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए जीवंत कैंपस आवश्यक होते हैं। इस दिशा में छात्रों को खेल, संस्कृति, कला क्लब, पर्यावरण क्लब, गतिविधि क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजना आदि में शामिल होने के लिए भरपूर अवसर दिए जाएंगे। साथ ही छात्रों के लिए जो वित्तीय सहायता की बात थी, छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इन छात्रों की प्रगति को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को अपने छात्रों को महत्वपूर्ण संख्या में फ्री शिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और अगला जो विषय है वो है प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय। यानी प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय बिना जो उच्चतर शिक्षा है वो संभव नहीं है कि सही दिशा में और गुणवत्तायुक्त शिक्षा दे सके। तो उच्च शिक्षण संस्थानों की सफलता का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है यहाँ कार्यरत जो संकाय हैं, सदस्यों की जो गुणवत्ता है और उनकी जो संलग्नता है, उस पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विस्तार से सुधार की बात की है। सबसे बुनियादी कदम के रूप में सभी शिक्षण संस्थान स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालयों, ब्लैक बोर्ड, कार्यालय, शिक्षण सामग्रियों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और सुखद कक्षा वातावरण और परिसर जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से युक्त होंगे। हर कक्षा में नवीनतम शैक्षणिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होगी जो सीखने के बेहतर अनुभवों को सक्षम बनाएगी। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्पष्ट रूप से परिभाषित स्वतंत्र पारदर्शी नियुक्ति, पाठ्यक्रम, अध्यापन, कला, डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने, संस्थागत नेतृत्व के जरिए प्रेरक, ऊर्जाशील एवं संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करता है। इन मूलभूत नियमों का पालन न करने वाले संकायों को जवाबदेह भी ठहराया जाएगा, ये भी इसमें शामिल किया गया है। आप सभी का धन्यवाद। और आगे के उच्च शिक्षा के जो बिंदु हैं उस पर आदरणीय A.K. महापात्रा सर आपको विस्तार से बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।